हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेहाना फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपना सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था एंड सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि हम उस सॉल्यूशन चैप्टर में अल्टीमेटली पढ़ने क्या जा रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कोई भी चीजें जो स्टार्टिंग में एज अ की पॉइंट्स आपके पास रहता है तो उससे काफी बेनिफिट आपको मिल सकता है। उससे काफी बेनिफिट इन द सेंस ऐसे मिल सकता है आपको कि लाइक आपको आखिरी टाइम पे रिवीजन के समय में आपके लिए वो चीजें काफी बेनिफिशियल होंगी। पूरे चैप्टर के इन डिटेल जो भी बातचीत आपकी हुई है उसके बारे उसको आप एक बार शॉर्ट समरी के रूप में दिमाग में एक बार आप उसको दोहरा सकते हो। डन। हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले तो क्या जानने वाले सोल्यूशन चैप्टर में, सोल्यूशन कहते किसको है और ये सोल्यूशन आ कहां से रहा है। डन। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और एक साइड से हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सोल्यूशन के बारे में। क्या व्हाट इज सोल्यूशन? सबसे पहले अपन सोल्यूशन को ही डिफाइन करेंगे, ये सोल्यूशन कहां से आ रहा है। डन। चलिए, अभी मैं आपको अगर सोल्यूशन बताऊं तो सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं, सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो हम पहुंचते हैं पहले क्लास 9th के पहले चैप्टर में। जी हाँ, क्लास 9th के पहले चैप्टर में। ये तो अब तक के करीब में आप इतने मेच्योर हो ही गए होंगे कि वो चीजें आप काफी आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। हमने बात किया था केमिस्ट्री, तो क्या हमने बात किया था लाइक मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर मतलब पदार्थ क्या होता है। आप एक बार डेफिनेशन दोहराए अपने दिमाग में, किसको बोलते हैं पदार्थ। हाँ, आप लोगों ने ये सोचा होगा भी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मैटर। ये सोचे थे ना, बिल्कुल सही बात है। वैसे वो सारी चीजें जिनके पास मास हो, द्रव्यमान हो और वह जगह घेरती हो, क्या कहलाता है आपका? साइंटिफिक रूप से मतलब तकनीकी रूप से आपका वह मैटर कहलाता है। डन। फिर आपने क्या बात किया होगा, फिर आपने मैटर को कैटेगराइज किया होगा, मतलब वर्गीकृत किया होगा दो ब्रॉड पार्ट में। एग्जैक्टली हम उसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो अपन इसके अंदर में सॉल्यूशन चैप्टर में क्या देखने वाले हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हम बेसिक क्या बात करेंगे, हम तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में हम इन द वेरी स्टार्टिंग बात करेंगे। डन। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको अगर बोलूं तो हमने वही आपको बताया कि आप तो क्या बात करते हो, आप तो बात करते हो मैटर के बारे में। नहीं सही, आपने एक ब्रॉड में क्या लिखा होगा, मैटर। फिर ये मैटर आपका दो पार्ट में बंटता है। कितने पार्ट में बंटता है? दो पार्ट में बंटता है। देखो, हम यहां से सोल्यूशन जो अपना चैप्टर है वहां पे पकड़ेंगे और फिर अपने 12th क्लास को स्टार्ट कर देंगे। डन। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, देख सकते हैं हम लोग। मैटर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं कि दुनिया में जो भी आपके सबस्टांस होंगे वह सबस्टांस आइदर क्या होंगे, वह पदार्थ आइदर क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे मतलब प्योर सबस्टांस होंगे, या नहीं तो क्या होंगे, या नहीं तो वह इम्प्योर सबस्टांस होंगे। क्या सबस्टांस होंगे भैया? या तो वो सबस्टांस प्योर होंगे, या नहीं तो क्या होंगे, या नहीं तो वो इम्प्योर होंगे। प्योर सबस्टांस किसको बोलते हैं? प्योर सबस्टांस उन सभी सबस्टांस को बोलते हैं विच इज, ये सब तो आप जानते ही होंगे, बस जस्ट हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं इसको। विच इज made up of which is made up of only one kind of particle, only one kind of particle, केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के अगर बना है तो हमारा क्या कहलाता है? प्योर सबस्टांस कहलाता है। अगर आप बात करते हो इम्प्योर सबस्टांस को, हाँ आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको तो हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। डन। तो इम्प्योर सबस्टांस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? प्योर सबस्टांस कितने प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है? एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एंड पहले चैप्टर में हमने आपको बताया कि पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं। पार्टिकल्स आइदर आपके एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है आपका आयंस हो सकता है। इसके बारे में हमने आपको इन डिटेल जानकारी दी थी। यहां तक बात समझ में आती? अब वही बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर आप किसी इम्प्योर सबस्टांस की बात करते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। एंड दिस इम्प्योर सबस्टांस इज मेड अप ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब दुनिया के वो सारे पदार्थ, वो सारे मैटर अगर एक से ज्यादा प्रकार के कणों से मिलकर अगर बना है, एक से ज्यादा प्रकार के कणों से मिलकर बना है, क्या कहलाता है आपका कहलाता है मिक्सचर। क्या कहलाता है? मिक्सचर। अब वो कण क्या, जैसे इसके एग्जांपल की बात करूं
तो लाइक मान लो कि ये हमारे हाथ में क्या है, ये हमारे हाथ में सिल्वर का रिंग है, लेकिन बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से पता है ये जो भी सिल्वर है ये प्योर तो नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इम्प्योर है। कैसे इम्प्योर है? क्योंकि सिल्वर के साथ साथ कुछ का इसके अंदर में कार्बन का कंटेंट, कुछ का इसके अंदर में आयरन का कंटेंट, मान सकता हूं कि वो 1% 2% ही होगा, लेकिन वो तो है ना। तो इसके अंदर में जब आप काफी इन डिटेल मतलब इन डेप्थ में आप इसको देखोगे, काफी सूक्ष्म लेवल पर जाकर के देखोगे, तो इसमें आपको सिल्वर के परमाणु के साथ साथ कुछ आयरन के भी परमाणु, कुछ कार्बन के भी परमाणु, कुछ सिलिकॉन के भी परमाणु आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बताओ क्या यह सबस्टांस प्योर सबस्टांस हुआ? नहीं हुआ ना। ये सबस्टांस हमारा क्या बन जाएगा ऐसे केस में? इम्प्योर सबस्टांस। हाँ, अगर कोई बोलता है 24 कैरेट शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड, प्योर गोल्ड, अगर आपके पास 24 कैरेट प्योर गोल्ड है आपके पास, तो उस केस में जब आप काफी अंदर तक के करीब में जाके देखोगे तब आपको केवल और केवल एक ही चीज का कण मिलेगा, और वो किसका कण मिलेगा? आपको केवल और केवल गोल्ड के, मतलब जो भी ऑरम होता है एयू, उसी के आपको परमाणु देखने को मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ? तो वो तो हमारा हो जाता है प्योर सब्सटेंस में। एंड उसके अलावा कुछ भी आप ले लो, जैसे पानी चीनी ले लो, शरबत बना लो। अब शरबत के भी अंदर में आपको पता है एक नहीं है, इसके अंदर में कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल है। एक तो आपका चीनी का पार्टिकल, चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, C12H22, और O कितना होता है आपका? 11 होता है। बहुत सही सोच रहे हैं आप लोग। चीनी का पार्टिकल या फिर चीनी के एक अणु का रासायनिक सूत्र होता है C12H22, और O कितना हो जाएगा? 11। और पानी एक अपना दूसरे टाइप का पार्टिकल कंटेन करता है। पानी के पार्टिकल कण क्या होते हैं? पानी के कण होते हैं H2। एक कण बोलो या फिर एक अणु बोलो तो क्या आएगा? H2। अब आप देख सकते हो जो शरबत है उसमें 2 चीजें मिली हुई हैं, एक क्या? H2O, और दूसरा क्या? C12H22, और O कितना है? 11। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलके आपका शरबत बनता है। तो दुनिया में आपके पास जो भी पदार्थ है, अगर आप एयर को भी बोल दो तो एयर भी आपका क्या है? हवा भी आपका क्या है? हवा भी आपका मिक्सचर है। मान सकते हो ना? क्यों? क्योंकि हवा के अंदर में आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऐसे बहुत सारी गैसेज आपके एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो वो अगेन क्या बन जाता है? एक प्रकार का मिक्सचर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। क्या ये बात आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है? अगर मैं फर्दर विंग्स की बात करूं तो यही प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट निकलता था और एक कंपाउंड निकलता था, जो कि आपने 11th क्लास के पहले चैप्टर में आपने देखा होगा। कहां देखा होगा? 11th क्लास के पहले चैप्टर में देखा होगा। बट हमको तो किस पर फोकस करना है? हमको तो फोकस करना है अपने सॉल्यूशन चैप्टर पे। एंड सॉल्यूशन चैप्टर मतलब सॉल्यूशन पे आना है, तो हम इसके कैटेगराइजेशन में तो नहीं जाते हैं, हम इस मिक्सचर के कैटेगराइजेशन में फर्दर आते हैं। कहां आते हैं? इस मिक्सचर के कैटेगराइजेशन में फर्दर आते हैं। तो चलिए जरा यहां नीचे तो जगह नहीं है, अपन एक काम और कर लेते हैं, इसी मिक्सचर को उठा के यहाँ टॉप पे लेके आते हैं। कहां लाते हैं? यहां लाते हैं। यहां आप अगेन क्या लिख दो? आप तो अपनी कॉपी में यही मिक्सचर से आगे कंटिन्यू कर लेंगे ना। तो इस मिक्सचर को हम फर्दर 2 ब्रॉड पार्ट में बांटते हैं। एक आपका कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है? एक आपका कहलाता है होमोजीनियस, और क्या कहला जाएगा? मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 पार्ट में बढ़ते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक आपका होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस क्या लग जाएगा आपका? आगे लग जाएगा आपके पास मिक्सचर। बात समझ आए? एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा और एक आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। डन। चलिए, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर, आप उन मिक्सचर को बोलोगे जिनके, अब चूंकि मिक्सचर है तो एक से ज्यादा कण तो होंगे ना, लेकिन उनके कणों को आप अपने आंखों से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ। फिर से सुन लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर आपका वह मिक्सचर होता है जिनके पार्टिकल्स आप नहीं देख पाएंगे। जैसे आपका शरबत है, अब एक बार शरबत बन जाने के बाद ना तो आपको पानी तो रह नहीं जाता है, गाढ़ा पानी हो जाता है, थोड़ा सा होता है ना, और ना तो वो पानी है ना वो चीनी है। तो आप चीनी के कण को शरबत बनने के बाद अपने ऑर्डिनरी आईज से सिंपली आप उसको परसीव नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? उसको परसीव नहीं कर पाएंगे। या फिर सिंपल आप आईज बोलो या फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी आप उसके पार्टिकल को नहीं देख पाओ। क्या ये बात समझ में आ रहा है? वहीं पर जहां आप बात करें किसी हेटेरोजीनियस मिक्सचर का, तो उसके पार्टिकल्स इजीली आइडेंटिफेबल होते हैं। फिर से हेटेरोजीनियस पार्टिकल की बात करें तो आइदर आपको अपनी आंखों से ही दिख जाएगा कि नहीं, इसलिए तो बड़ा मिक्सचर टाइप का है, मतलब
हेट्रोजीनियस में तो उसमें के दो अलग अलग प्रकार के पार्टिकल आपको सीधे सीधे दिख जाएंगे, यानी तो आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप लगा लो, आपको कतई दोनों पार्टिकल दिख जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सॉल्यूशन का ओरिजिन यहां से, इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे सर ये तो अपने को आता है अच्छे से, बट कोई नहीं, सॉल्यूशन का तो स्टार्टिंग यहीं से ही होगा, इसी वजह से हम इसके इंट्रो वाले में डाल रहे हैं इसको। बात समझ में आ रहेगा? क्या बोला हमने? जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आप बालू ले लो और आप चीनी ले लो। क्या ले लो? बालू ले लो और आप चीनी ले लो, दोनों को मिलाओ। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लाइक हाँ ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का जो सबस्टांस है, जो कण है, वो बालू का कण है, और बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट उजले कलर का जो है वह हमारा क्या है? वह हमारा चीनी है। अरे बोले, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे और अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप क्या डाल दो? आप लाइक ये कर सकते हो, जैसे कि आप नमक ले लो, नमक में आप किसको मिला दो? नमक में आप मिला दो कॉपर सल्फेट। किसको मिला रहे हो आप नमक में? कॉपर सल्फेट को। अब मैं आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ना ब्लू कलर का चिप टाइप का होता है, मतलब छोटे छोटे ना उसके ब्लू कलर के पार्टिकल्स होते हैं। आप उसको पीस दो तो वो भी पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, कॉपर सल्फेट। अब आपको पता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, और नमक ले लो, नमक तो NaCl होता है, और वो क्या होता है? स्नो व्हाइट होता है। वो जब आप दोनों को मिला दोगे, सिंपल, पानी में नहीं मिला रहे, आप सिंपली मिला रहे हो, तो जब अगर आप दोनों को मिलाओगे तो आपको ब्लू कलर का कण और आपको नॉर्मल कण साफ साफ दिख जाएगा। आप चावल में गेहूं मिला दो, चावल में गेहूं मिलाओगे तो चावल का दाना अलग से दिखोगा, अपना क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। चावल का दाना आपको आराम से दिख जाएगा, और साथ ही साथ में आपको गेहूं का भी दाना दिख जाएगा। तो ऐसे सारे सब्सटेंस आप क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि आप अपने नेकेड आई से, या अगर आप नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हो? उसके पार्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में है ना? बहुत सिंपल सी चीज, सिंपल सी भाषा में आपसे बात करो। अच्छा जी, अगर कोई बोलता है 24 कैरेट गोल्ड, अगेन ध्यान से सुने, ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं। 24 कैरेट गोल्ड के बारे में बात करो, वो आपका कैसा सा हो जाएगा? बताएं जरा। वो मिक्सचर होगा? सोचिए, वो आपका क्या मिक्सचर कहलाएगा क्या? नहीं सर, 24 कैरेट गोल्ड तो अपना प्योर सबस्टांस है, उसको आप मिक्सचर के लफड़े में क्यों डाल रहे हो? नहीं होगा ना, वो तो सर प्योर सबस्टांस है, तो उसको वो तो मिक्सचर है ही नहीं। आप 24 कैरेट गोल्ड, हमें पता है सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का हो सकता है? 24 कैरेट का ही तो हो सकता है। क्लियर है यहां तक? सही, बढ़े आगे। चलिए, 24 कैरेट नहीं, अब सवाल सुनो, 18 कैरेट गोल्ड कौन सा आपका मिक्सचर होगा? फिर से, 18 कैरेट गोल्ड आपका कौन सा मिक्सचर होगा, ये आप बताओ, सोच के बताएं जरा। शायद थोड़ी गर्मी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट खैर कोई नहीं, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। बताएं जरा, एक बार जरा सोच सकते हो, 18 कैरेट गोल्ड कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा? बोलिए। मिक्सचर होगा ये तो कंफर्म है। हाँ सर, 4 कैरेट का तो आपने, ये सॉरी 6 कैरेट का तो आपने इंप्योरिटी मिलाया ही है इसमें, बिल्कुल मिला हुआ इसमें 6 कैरेट का इंप्योरिटी, तो ये प्योर सबस्टांस तो अब नहीं हुआ। कौन? 18 कैरेट गोल्ड। अब मिक्सचर ही अगर हुआ तो वो होमो होगा या हेटेरो होगा? हाँ सही सोच रहे हो आप लोग, वह हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि साफ बात है ना, आप उस 6 कैरेट की इंप्योरिटीज को क्या देख पाते हो? लाइक मान लो यही सिल्वर है, अब इसके अंदर में कार्बन है या फिर इसके अंदर में सिलिकॉन है, आप क्या इसके आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख पाओगे कि इसके अंदर में कार्बन का कण है? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे आप। और नॉर्मली आई से अगर आप देखोगे तो आपको बस सिंपल सिल्वर का रिंग दिखेगा, दिख रहा नहीं हमारा सिल्वर का रिंग, डन। तो ये हमारा किस में चला जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर में चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, फंडा है होमोजीनियस मिक्सचर को पहचानने का। आप अगर अपने नेकेड आई से, बहुत ध्यान से सुनिए, आप अगर अपने नेकेड आई से चीजों को अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या बन जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बन जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही? सही है यहां तक की? चलिए अब बात करते हैं इसका और इसके ब्रॉड टाइप के सॉल्यूशन का, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर देता है और आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर देता है। अगर मैं आपको होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बताऊं तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल भी डाल देते हैं ताकि आपके नोट्स में वो चीजें रहे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? 24 भी क्या, आप तो डाल दो यहाँ पे 18 कैरेट गोल्ड, एक तो ये दे दिया। और क्या दे सकते हैं? और दे सकते हैं पानी, शुगर प्लस वाटर वाला जो भी आपका मिक्सचर हो जाएगा, या फिर आप लिख लो नमक पानी का जो भी आपके पास मिक्सचर हो जाएगा, NaCl प्लस H2। ये सबके सब क्या हो जाएंगे? ये सबके सब आपके क्या बन जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएगा ना। अच्छा जी, अगर लगे हाथ, अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो आप यहाँ पे क्या लिख दो? सैंड प्लस में क्या लिख दो?
सैंड प्लस में नमक की जगह पे आप NaCl लिख दो, लिख सकते हैं। और क्या बोला, आप ये भी लिख सकते हो शुगर प्लस में आप क्या लिख सकते हो, शुगर और प्लस में आप लिख लो यहाँ पे लिख लो आप सैंड लिख लो, शुगर प्लस सैंड लिख लो, ये भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल बन जाएंगे आपके, बन जाएंगे। चलिए यहाँ एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका आता है, वो क्या आता है आपके पास, आता है एयर। क्या आता है, एयर। हाँ सही बात है, एयर भी क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या आपके और मेरे बीच में, आपको पता है एयर तो है और इसके अंदर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऑक्सीजन, कुछ आपका नाइट्रोजन, ऐसे बहुत गैसें हैं, लेकिन क्या आप उस गैसेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे ना। आपके और हमारे बीच में अगर मेरे को इतनी गर्मी लग रही है तो वाटर के भी मॉलिक्यूल होंगे, मतलब H2O के भी कण होंगे जो कि गैसेस स्टेट में होंगे, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी होता है, जो कि हम काफी कॉमन टर्म में बात करते हैं, अरे यार आज तो ह्यूमिडिटी बहुत है, बात करते हैं ना। तो वही वाली बात है, आपका एयर का भी, एयर के अंदर में आपके वाटर के भी ड्रॉपलेट्स हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख पा रहे, आपको तो बिल्कुल क्लियर दिखता है, दिखता है, सही है। तो वो आपका अगेन क्या बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो एयर भी अपना क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। डन। चलिए तो हमने आपको इसके एग्जांपल्स बता दिए, और एग्जांपल के जस्ट बाद हम अगर बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर किस टाइप के सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन बनाता है होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जैक्टली अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, तो ये आपका क्या देता है, ये आपका देता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या देता है आपका, ट्रू सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन वर्ड है वो सॉल्यूशन वर्ड यहीं से आता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर हम पैरेलली बात करें, फिर से पैरेलली बात करें किसके बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, तो ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन देता है, ये हमारा देता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या देता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा, नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया, और एक और टाइप का देता है, इट विल ऑल्सो गिव व्हाट, सस्पेंशन। आपने सस्पेंशन का भी नाम सुना होगा, आपने सस्पेंशन का भी नाम सुना होगा। तो ये तीन टाइप को, मतलब ब्रॉडली जो आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो भी आपका मिक्सचर इनफैक्ट है, वो आइदर क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, या नहीं तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, या नहीं तो क्या बनाते हैं, सस्पेंशन। जैसे आपने पानी में बालू डाल दिया, आपको पता है बालू तो पानी में घुलेगा नहीं, नहीं घुलेगा ना। तो आप जब तक की कड़ी में उसको रोटेट करोगे, तब तक की कड़ी में बालू का कण पूरे पानी में होगा। छोड़ दोगे तो सारा का सारा बालू कहां जाके बैठ जाएगा, वो सारा बालू आपका नीचे जाके बैठ जाएगा। कहां जाके बैठ जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? जब अगर सारा का सारा बालू आपका नीचे जाके बैठ गया, तो वो हमारा क्या बना गया, वो हमारा सस्पेंशन बना गया। क्या बना गया, सस्पेंशन बना गया। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन का, जो कि बहुत 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 बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे आपके मिल्क एंड ब्लड। तो लोगों को लगता है मिल्क आपका क्या है, मिल्क आपका ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन मिल्क आपका ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा, सही है ना। तो कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी दो पार्ट आ गया आपके पास। एक तो आ गया कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में दो बोला हमने, जो कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एक मिल्क और दूसरा क्या एग्जांपल इसका, दूसरा एग्जांपल है इसका ब्लड। तो आप इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये तो हो गया इसके एग्जांपल। और अगर सस्पेंशन का एग्जांपल करें तो सस्पेंशन में तो क्या बन जाएगा आपका, सस्पेंशन में आप लिख लेना सैंड प्लस वाटर। क्या, सैंड प्लस वाटर। सैंड प्लस वाटर दोनों का दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, सस्पेंशन बनाता है। अब चलिए अपना क्या बन गया, फाइनली यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन आ गया। तो ट्रू सॉल्यूशन के एग्जांपल्स तो यहाँ पे सारे के सारे दे ही रखे हैं मैंने, वही 18 कैरेट गोल्ड, या फिर H2O प्लस में शुगर हो गया, या फिर NaCl प्लस H2 हो गया, या फिर आपका एयर हो गया। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया। डन। चलिए तो हमने बात किसके बारे में कर लिया, हमने बात कर लिया ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। और ये आता कहां से है, ये एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर होता है एक प्रकार का। क्या होता है ये, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। डन। और इंपॉर्टेंट कुछ तो बातें हैं रिगार्डिंग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, वो अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट अब अपना टाइम हो चुका है कि हम तो अब ट्रू सॉल्यूशन का, या फिर इसी को ही, मतलब अपने को इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन ही डील करना है। किसको डील करना है, ट्रू सॉल्यूशन ही डील करना है, सही है ना। अपने को डील यही करना है, ट्रू सॉल्यूशन डील करना है। इस कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में आप अपने 5वें नंबर के चैप्टर पृष्ठ रसायन, मतलब सरफेस केमिस्ट्री नाम के चैप्टर में पढ़ोगे। वहां हम डिटेल बात करेंगे कोलॉइड्स के बारे में, और बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपके कोलॉइड्स के बारे में। देखो आपने 11th क्लास में गैसियस स्टेट तो पढ़ लिया, रियल हो गया, फिर आइडियल गैस हो गया, दोनों गैस। 12th क्लास के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट में आपने ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड दोनों पढ़ लिया दोनों का दोनों।
अब अपने को किसकी बात करना है, लिक्विड की बात करना है। किसकी बात करना है, लिक्विड की बात करना है। डन। और वह जो लिक्विड की बात अपन कर रहे हैं उसी को ही यहाँ पर, मतलब इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था लिक्विड स्टेट मोस्टली, लेकिन उसको भी इनने क्या बोल दिया, सोल्यूशन बोल दिया। तो देखो जरा हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ रहा वो आपका ट्रू सोल्यूशन। चलिए फटाफट आप एक फ्रेम पूरा नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद अपन ट्रू सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और कुछ टाइप्स के भी बारे में बात करते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा डिफाइन करना, और कुछ का पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है उसको हम साथ ही साथ में लिखते चलते हैं। क्या लिखेंगे वैसे, सोल्यूशन है क्या, पहले अपन उसको डिफाइन करते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture which contains two or more than two component which contains two or more than two components। अब होमोजीनियस मिक्सचर लिखते ही बाकी उस सॉल्यूशन को सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा जो कि होमोजीनियस मिक्सचर का होता है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जो क्या कंटेन करता है, जिसके अंदर में मिक्सचर है तो मिनिमम कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, कितने कंपोनेंट होने चाहिए, दो। अब दो भी हो सकता है या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है। डन, सही आता है कड़ी में। आए अब अगर सेकेंड बात करते हैं अपन होमोजीनियस के बारे में भी एक पॉइंट चाहो तो लिख ही सकते हैं अपन, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। होमोजीनियस मीन्स, सेकेंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, होमोजीनियस मीन्स the composition of those component should be यूनिफॉर्म। शुड बी व्हाट, शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब क्या कि होमोजीनियस कहने का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर में, उस मिक्सचर के अंदर में जो भी आपके कंपोनेंट है, जो भी आपके अवयव हैं, वह क्या होने चाहिए, वह आपके बिल्कुल यूनिफॉर्म होने चाहिए, बिल्कुल सतत, बिल्कुल समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक पानी में जब आपने चीनी मिलाया तो जब आप लास्ट वाला पीते हो तो थोड़ा ज्यादा मीठा लग जाए और ऊपर वाला पी रहे तो एकदम फीका लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वह हमारा सोल्यूशन नहीं कहलाए। सोल्यूशन के अंदर में आपके जो भी कंपोनेंट्स है, 2 रहे या 3 रहे, जैसे पानी में आप क्या मिला लो, चीनी मिला लो, और चीनी के साथ साथ उसमें नींबू डाल दो। आप सोच रहे हो सर उसका बीज तो अलग हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आप बीज वगैरह को हटा करके आप बस नींबू का रस उसके अंदर में डालें। अब नींबू का भी रस पूरे में मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा ना। और जब कभी आप पीते हो तो पहला भी आपका अगर 1 बूंद भी ले रहे हो तो उसमें आपको पानी, चीनी और नींबू, इसका टेस्ट आपको मिलेगा ना। सही है यहाँ तक। वही हमने लिखा कि होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब यह होता है कि जो भी उसकी मात्रा है वह क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन। जितने भी कंपोनेंट से मिलकर के वह क्या बना हुआ, आपका सॉल्यूशन बना हुआ। डन। अब वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और उसके इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए जरा लिखते हैं, one component of the solution is called, एक कंपोनेंट जो होता है सॉल्यूशन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। एक क्या बनता आपका रहता है उसके अंदर में सॉल्यूशन में, सॉल्यूट। एंड अदर कंपोनेंट of what, of again the solution, other component of the solution is called, क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। जो नाम आपने पहले भी सुना ही होगा। सॉल्यूट को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट को हम लोग बोलते हैं विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं, विलायक। डन। हमने सॉल्यूशन के अंदर में जो 2 कंपोनेंट है वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी मैं आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा,
बट मोटा मोटी तो आपको पता है सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। आप अगला पॉइंट चाहे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये बन जाएगा द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। अब हम ना इसको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन, द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। कैसे से है ये? कुछ तो आपका इस तरीके से। किस तरीके से? आए देखिए, एक तो आपका क्या बन जाएगा, एक आपका बन जाएगा सॉल्यूट। क्या बन जाएगा आपके पास? सॉल्यूट। दूसरा क्या लिखते हैं? दूसरा हम लोग लिखते हैं इधर सॉल्वेंट। क्या लिखते हैं इधर पे? सॉल्वेंट। ये दोनों का दोनों मिलता है और अल्टीमेटली आपका क्या बनाता है? प्रोडक्ट साइड में इधर रहेगा आपके पास शरबत, जिस शरबत को आप लोग क्या बोलते हो? सोल्यूशन बोलते हो। जिस शरबत को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ कुछ तो इस तरीके से रिवर्सिबल का साइन रहता है, उत्क्रमणीय का चिन्ह रहता है यहाँ पे। मतलब ये रिएक्शंस आपके साम्यावस्था में कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पर आएगा। मतलब फॉरवर्ड भी मूव करेगा और समय पड़ने पर बैकवर्ड भी मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इधर सॉल्यूट हो गया, इधर सॉल्वेंट हो गया और इधर क्या हो गया अपने पास? नेट सॉल्यूशन हो गया। तो केमिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ रही है? यही देखो आपके कितने कंपोनेंट हो गए? दो। एक सॉल्यूट वाला कंपोनेंट और एक आपका कौन सा वाला कंपोनेंट? सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट। कौन सा वाला कंपोनेंट? सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट। तो आए जरा एक बार हम थोड़ा सा सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं और एक बार हम किसको डिफाइन करते हैं? थोड़ा सॉल्वेंट को डिफाइन करते हैं। डन ना? चलिए अब बात करें जरा यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में। तो पॉइंट अगला हम लोग लिखते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट के बारे में बात करते हैं तो यहां लिख देंगे सॉल्यूट एंड सॉल्यूट के आगे डेफिनेशन लिख देते हैं कुछ तो इस तरीके से, विच प्रेजेंट इन, और ऐसे नहीं लिखते, कंप्लीटली डेफिनेशन लिखते हैं दोज कंपोनेंट which are present in smaller quantity is called, स्मॉलर क्वांटिटी कहां पे? इन सॉल्यूशन। ये भी तो लिखना पड़ेगा ना। इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड यही अपना क्या कहला जाएगा? यही अपना कहला जाएगा सॉल्यूट। क्या कहला जाएगा? आपका कहला जाएगा सॉल्यूट। चलिए आइए जरा अब अपन सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? अब अपन अगली बात कर लेते हैं कि सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। डन। चलिए सॉल्वेंट की बात करें तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिख सकते हो दोज कंपोनेंट which are present in larger quantity। कितने क्वांटिटी में भैया? larger quantity, which are present in larger quantity। चलो क्वांटिटी का इस पर पूरा ही लिख देता हूं मैं, पहली बार लिख रहे हैं तो पूरा ही लिख देते हैं, तो शॉर्टकट था। क्वांटिटी यू छूट गया वो बीच में। क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है क्या? देखो ये आपका एक तो हो गया सॉल्यूट और दूसरा क्या हो गया आपके पास? सॉल्वेंट। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट के बारे में तो हमने आपको बता दिया ना। यहां हमने क्या लिख दिया? सॉल्यूशन के बारे में बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है? आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो कि क्या कंटेन करते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट भी कंटेन कर सकते हैं। जैसे दो से ज्यादा कंपोनेंट कंटेन कर रहा था तो हमने बताया पानी, नींबू और क्या बताया? चीनी। उसमें तीन कंपोनेंट हो गए ना। अभी कुछ का डाउट आपके दिमाग में और आ रहा होगा, तो चिंता मत करो, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर में मैं आपको उसको क्लियर करता हूं। ठीक। फिर हमने अभी आपको बताया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। जैसे पानी आप 1 गिलास ले गए, चीनी आपने 2 चम्मच डाला। बताए जरा क्वांटिटी मतलब मात्रा, कौन कम मात्रा में है? चीनी, है ना। तो चीनी आपका क्या कहला जाएगा? सॉल्यूट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? सॉल्यूट। और पानी बताओ आपके पास 1 गिलास है, ऑब्वियसली इसका मास भी ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा? ये हमारा कहला जाएगा सॉल्वेंट। क्या कहला जाएगा? सॉल्वेंट। तो जो लार्जर क्वांटिटी में होता है किसी सॉल्यूशन में वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वह हमारा कहलाता है सॉल्यूट कहलाता है। डन। 2 बातें हो गई यहां पर। अब अगर अपन बात करें जरा, दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 चीजें जैसे से थी कि लाइक पानी, नींबू और चीनी,
तीनों है, तो पानी को आपने सॉल्वेंट बोल दिया और चीनी को आपने सॉल्यूट बोल दिया, तो फिर नींबू को क्या बोलेंगे? फिर से दिमाग में आ रहा है कि नींबू को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स, नींबू भी आपका किस में चला जाएगा? नींबू भी आपका सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो कोई एक ही होगा जो आपका ज्यादा अमाउंट में है, उसी में तो बाकी सारी चीजें घुल मिल रही होंगी। बात समझ में आ रहा ना? उसके अलावा आपके बाकी जो भी अवयव हैं, बाकी जो भी कंपोनेंट है आपके, वह हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे सॉल्यूट कहलाते हैं। और सॉल्यूट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। फिर से, सॉल्यूट आपका एक भी हो सकता है, जैसे केवल और केवल चीनी। डन। सॉल्यूट आपका दो भी हो सकता है, चीनी में क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। सॉरी, चीनी में आपने मिला दिया, माफ कीजिएगा, चीनी के साथ साथ आपने नींबू भी मिला दिया। तो और भी हो सकता है, चीनी मिला दिया, नींबू मिला दिया, अब मेरा मन कर रहा थोड़ा नमक मिलाने का। क्या मिलाने का? नमक मिलाने का। मिला सकते हैं ना, पानी में तो नमक भी घुलता है, नमक भी घुल जाएगा। डन। सही है ना? तो वो आपके कितने, अब उसमें कितने पार्ट हो गए? चार हो गए ना। देखो, पानी अपना सॉल्वेंट है, बाकी एक सॉल्यूट क्या हो गया आपका? चीनी। एक और सॉल्यूट क्या हो गया आपका? नमक। एक और सॉल्यूट क्या हो गया आपके पास? नींबू। डन। तो अगेन आपका क्या बन जाएगा? अगेन आपका एक प्रकार का होमोजेनियस सॉल्यूशन ही बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर ही बनेगा। और उसी होमोजेनियस मिक्सचर को आप लोग क्या बोलते हो? सॉल्यूशन फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, बट एक्चुअल केस में उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? ट्रू सॉल्यूशन बोलना चाहिए। बट ये इतना हम लोग कॉमनली बोल देते हैं, इसलिए हम उसको केवल और केवल सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन से बाय डिफॉल्ट यह समझते हैं कि हमारा कौन सा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए फटाफट आप एक काम कीजिए, यहां तक की कड़ी पे नोट कीजिए, फिर अपन बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट, मतलब इसके आगे जस्ट अपन उसके आगे बात करेंगे, थोड़े से सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया क्या? चलो अपन एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो, तो एक्चुअली भूल गया मैं, नहीं तो मैं एक फ्रेम मिटा के आपके पास आता। अब इसलिए इसको मिटाने के टाइम पर आपका समय थोड़ा जाता है एंड थोड़ा डेटा भी लगता होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार से थोड़ा पहले ही मिटा दूंगा। चलिए, तो हमने अभी अपने कितने पॉइंट के बारे में बात कर लिया? हमने अभी सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया, लाइक क्या उसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसको सॉल्यूट बोलते हैं और किसको सॉल्वेंट बोलते हैं। डन। आए जरा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन दो हो या तीन हो, मतलब सॉरी, सॉल्यूट आपके दो मिलाए, तीन सॉल्यूट हो गए, ये केवल एक ही सॉल्यूट होगा, क्या उस बिहाफ पे भी सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं? मतलब वो सबके सबको एक ही प्रकार का सॉल्यूशन कहना तो गलत हो जाएगा ना। हमें कैसे पता पड़ेगा लाइंस से कि उसमें एक ही सॉल्यूट मिला है या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूट मिला है? इसी चीज के लिए अपन एक पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या? अपना पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन, सॉरी क्या लिखना है अपने को? डिपेंडिंग अपॉन number of solute, depending upon number of solute present in solution। सॉल्वेंट तो देखो एक हो गया, अब सॉल्यूट के नंबर पे ही कितने टाइप के अलग अलग नंबर ऑफ सॉल्यूट आपके मिले हैं इन सॉल्यूशन, कॉमा सॉल्यूशन इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। सॉल्यूशन दो बार लिखने का तो मतलब नहीं बनता, आप लिख सकते हो इट इज क्लासिफाइड into different, classified into different types, अलग अलग टाइप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। अब चलिए जरा उसी के लिए हम पॉइंट लिख देते हैं। अब यहां लिखा जरा यहां पे, इफ द नंबर ऑफ solute is 1, if the number of solute is what is 1, अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट की संख्या कितनी है? एक, मतलब केवल पानी में क्या मिला है? चीनी मिला है ना। देन सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज, फिर से सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज क्या बोलेंगे सॉल्यूशन को? सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि केवल एक सॉल्यूट है, तो एक ऑटोमेटिकली क्या हो गया? आपके पास सॉल्वेंट हो गया ना। तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोल दोगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोल दोगे। इसको हम एक और भाषा में बोलते हैं क्या? अगर सॉल्यूशन के केवल और केवल दो ही कंपोनेंट हुए तो क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के तीन कंपोनेंट हुए तो क्या कहलाता है? टर्नरी सॉल्यूशन।
अगर सॉल्यूशन के 4 कंपोनेंट हो गए तो क्या कहलाएगा हमारे पास, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा, एंड सो ऑन चीजें जाएंगी। बात समझ में आ रही है? फिर से आगे 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 आपको सेम यही चीज फिर से आप लिख सकते हो, इफ देयर इज, अब भाषा थोड़ा और चेंज कर देते हैं आप, मतलब तो वही हो गया ना, सॉल्वेंट तो एक होगा ही होगा, सॉल्यूट यहां पर कितना है, एक है। अब उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इफ देयर इज थ्री component of, if there is 3 component of solution, then it is termed as क्या बोल देंगे इसको, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उस केस में, टर्नरी सॉल्यूशन। यहां हमने सॉल्यूट का संख्या 1 लिखा, इफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट इज 1, एक बाय डिफॉल्ट आपका सॉल्वेंट है, तो इसके लिए भी आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, देयर इज 2 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, देन इट इज टर्म्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोल देंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा ना। चलो अब सेम यही चीज एक बार और फाइनली रिपीट कर देते हैं, इफ देयर इज 4 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट भैया, 4 कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, then it is termed as क्या बोल देंगे उस केस में, उसको बोल देंगे क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे उसको हम लोग बोल देंगे क्वार्टरनरी, और आगे क्या लगा देंगे, सॉल्यूशन। क्या लगा देंगे, सॉल्यूशन। If there is 4 component of solution, then it is termed as quaternary solution. If there is 3 component of the solution, then it is termed as ternary solution. आप एक काम कर लो, इसी तरीके से ही कर लो ना, आप इसको भी इसी तरीके से लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि फिर एक के बाद 3 कैसे आ गया क्या पता आपका दिमाग कहीं यहाँ पे नहीं चले और आप कैलकुलेट में कंफ्यूज हो। If there is 2 component of solution, then it is termed as, ऐसे कर लेते हैं, of, सेम ऐसे ही लिख देते हैं ना इसको भी, of solution, then यहां पे लगा दो 8 और यहां लगा दो is, then it is termed as what, binary solution। 3 कंपोनेंट होगा तो टर्नरी, 4 कंपोनेंट होगा तो क्वार्टरनरी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो अपने को कौन से टाइप के सॉल्यूशन के बारे में आगे चल के बात करना है ना, क्योंकि सिलेबस तो कन्फाइन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स आपके थोड़े लेंथी हो जाएंगे। मतलब आपको एक सॉल्यूट नहीं, आपको दोनों सॉल्यूट के लिए वही सेम चीज जो आपने 11th क्लास में निकाला होगा, मोल या मोलैरिटी निकाला था ना, ऐसे से ही आपको हर एक के लिए निकालना होगा। तो अपने सिलेबस में केवल और केवल क्या पढ़ना है, अपने सिलेबस में केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो आप आगे लिख भी सकते हो, इन आवर सिलेबस we have to deal only बाइनरी सॉल्यूशन। किसको डील करना अपने को, केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन को डील करना। We have to deal only बाइनरी सॉल्यूशन। डन, बाइनरी सॉल्यूशन। आगे ये भी लिख देता हूं, दैट इज, देखिए दैट इज का सिंबल ये होता है, दैट इज only one solute and one solvent। डन। अच्छा, फिर दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2-3 चार्ट करा, सर एक क्या होगा। देखो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर मान लीजिए एक कंपोनेंट होगा तो मेरे भाई एक कंपोनेंट से तो कभी सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। एक कंपोनेंट का मतलब क्या, एक ही प्रकार का पार्टिकल। तो मेरे भाई जब अगर एक प्रकार का पार्टिकल होगा तो क्या वो मिक्सचर होगा, बताए। अगर एक ही पार्टिकल रहेगा तो क्या वो मिक्सचर होगा, एक पार्टिकल रहेगा तो मिक्सचर ही नहीं बनेगा। कम से कम तो 2 कंपोनेंट होने चाहिए। तो जब मिक्सचर ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या है बात का, या फिर सस्पेंशन क्या है बात का, कोलॉइड्स क्या है बात का। डन। चलिए पहली बात। दूसरी बात, जब अगर एक कंपोनेंट होगा तो हमारा क्या बन जाता था, याद करें पहला स्लाइड, उसमें हमने आपको क्या बताया था, वो क्या होता है, वह आपका बन जाएगा प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। वो अगर एक कंपोनेंट होगा, अब अगर एलिमेंट का होगा पूरा कंपोनेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्योर सब्सटेंस के अंदर में एलिमेंट वाला आ जाएगा। एक एटम टाइप का होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक कंपोनेंट से तो कभी आपका सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। मिनिमम तो कितने कंपोनेंट चाहिए, 2। और अगर 2 ही कंपोनेंट हुए, 2 कंपोनेंट का मतलब क्या, 2 कंपोनेंट का मतलब क्या कि एक सॉल्यूट हो और क्या आपके पास एक सॉल्वेंट हो।
और अगर एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट होता है तो वैसा जैसा सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 2 सॉल्यूट हो और एक क्या हो, सॉल्वेंट हो। 4 कंपोनेंट का मतलब क्या है, 3 सॉल्यूट हो और एक क्या हो, आपका सॉल्वेंट हो। तो देखिए ये हो गया आपका क्या, इन डिटेल अबाउट व्हाट इज आवर सॉल्यूशन, डन। एंड ये सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने उसको कैटेगराइज करा है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए फिर अपन मिलते, आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जिसमें हम तो क्या बात करेंगे, हम तो बात करेंगे अलग अलग प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट फर्दर और सॉल्यूशन को कितने पार्ट में कैटेगराइज करना है और कौन से पार्ट हमारे सिलेबस में है। यहां से तो आपको बता दिया, चाहे वो आप जेई का एग्जाम ले लो या फिर आप नीट ले लो या बोर्ड ले लो, आपको तो केवल और केवल क्या डील करना है, बाइनरी सॉल्यूशन ही डील करना है। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको बस केवल और केवल एक सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन होगा और एक सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन होगा, जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें काम करना है। डन इतना आज के लिए, चलिए ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, फटाफट से इसको नोट